आज हम लोग मैटर पदार्थ को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए सब्सटेंस which occupied some space, put resistance and have some mass is called मैटर। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास जो कुछ स्पेस स्थान ग्रहण करता हो, कुछ अवरोध पैदा करता है और जिसके पास कुछ मास हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर या पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। पहला कौन सा? सॉलिड। दूसरा कौन सा? लिक्विड। और तीसरा कौन सा? गैस, ठीक है। अब आगे हम लोग 1 बाय 1 सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। मैटर का एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। आइस हो सकता है, वाटर हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन एटसेट्रा। ये सब क्या है? मैटर का एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा सॉलिड है, ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा गैस है। तो 2 पॉइंट याद रखना है हमको मूल रूप से। सॉलिड में क्या याद रखेंगे? फिक्स्ड शेप। दूसरा पॉइंट फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई भी मैटर यदि सॉलिड स्टेट में होगा तो उसका शेप क्या होगा? फिक्स होगा, निश्चित शेप होगा उसका। और वॉल्यूम भी क्या होगा? आयतन भी उसका क्या होगा? फिक्स होगा। और लिक्विड का क्या होगा? फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और शेप नॉट फिक्स्ड। ठीक है। गैस में क्या होगा? वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा और शेप भी उसका फिक्स नहीं होगा, दोनों अनफिक्स्ड होगा। वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सॉलिड के रूप में मान लीजिए वुड को लिया गया। वुड मीन्स लकड़ी। तो वुड का जो है शेप भी फिक्स होगा, जिस शेप में रहेगा उसी शेप में रहेगा, वॉल्यूम भी उसका फिक्स होगा, आयतन भी फिक्स रहेगा। लिक्विड के रूप में वाटर को लिया गया, H2O, वाटर को, ठीक है। तो वाटर का क्या होगा? वॉल्यूम फिक्स्ड होगा बट शेप उसका अनफिक्स्ड होगा। कैसे? यदि मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को हम एक ग्लास में रखते हैं, बड़े ग्लास में, तो वो ग्लास शेप का हो जाएगा। वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा 1 लीटर बट शेप उसका अनफिक्स्ड है। यदि ग्लास में रखते हैं तो ग्लास शेप का हो गया, बॉल में रखते हैं तो बॉल शेप का हो जाएगा, या जिस प्रकार के बर्तन में उसको रखेंगे पानी का शेप क्या होगा? वही हो जाएगा। इसलिए क्या बोला गया कि इसका जो शेप है नॉट फिक्स्ड।
और गैस का दोनों फिक्स नहीं होगा, ना वॉल्यूम फिक्स्ड होगा और ना ही शेप फिक्स्ड होगा। अब देखिए, ये कोई सॉलिड मेरा मैटर है, उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोला गया इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। और इसके बीच का जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। और ये क्या है? फोर्स, फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास है, लिक्विड का मॉलिक्यूल थोड़ा दूर में है, गैस का मॉलिक्यूल बहुत दूर में है। तो सॉलिड का शेप क्यों फिक्स होता है? क्योंकि उसका मॉलिक्यूल जो है पास पास में होता है, तो एक दूसरे को जकड़े रहता है, एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा खींचे रहता है, बांधे रहता है, इसलिए वो उसका शेप क्या हो? फिक्स रहता है। लिक्विड का मॉलिक्यूल थोड़ा डिस्टेंस पे है, इसलिए उसका शेप फिक्स रहता है, फ्लेक्सिबल शेप होता है, ठीक है। और गैस का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो लगता है एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए इसका वॉल्यूम भी अनफिक्स्ड होता है और शेप भी क्या होता है? अनफिक्स्ड होता है। अब देखते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में लग रहा है? सॉलिड में लग रहा है। उससे कम किस में? लिक्विड में। और सबसे कम किस में? गैस में। ये मेरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर होगा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में लगेगा? सॉलिड में, देन लिक्विड और देन गैस में। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देखते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे अधिक किस में है? गैस में है, तब लिक्विड, देन सॉलिड, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में? सॉलिड में। उससे कम किस में? लिक्विड में। और सबसे कम किस में? गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे अधिक किस में? गैस के बीच के दो मॉलिक्यूल्स के सबसे अधिक डिस्टेंस है, उसके बाद लिक्विड और लास्टली सॉलिड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें चेंज इन मैटर। पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, ठीक है। टॉपिक क्या है? चेंज इन मैटर, ठीक है। दो प्रकार का होता है। पहला चेंज कौन सा होता है? फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन। हिंदी क्या होगा इसका? भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है केमिकल चेंज। इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है उसमें दो प्रकार का चेंज पाया जाता है। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में परिवर्तन कौन सा? भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब वन बाय वन हम लोग दोनों को देखते हैं।
भौतिक परिवर्तन में 3 से 4 मूल पॉइंट हमको याद रखना है। पहला क्या पॉइंट रहेगा? चेंज इन फिजिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्टेट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन या प्रॉपर्टी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नो न्यू मैटर आर फॉर्म। चौथा पॉइंट, रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल लेते हैं फिजिकल चेंज का। सॉलिड, लिक्विड और H2O का वेपर। ठीक है। वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में है, उसको यदि हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और फिर उसको टेम्परेचर देते, तापमान देते हैं तो वाटर वेपर में आ जाएगा। तो ये मेरा कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। तो चेंज इन फिजिकल कंपोजिशन, सिर्फ क्या फिजिकल प्रॉपर्टी या कंपोजिशन इसका चेंज हुआ। ये सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। लिक्विड से क्या बन गया? गैस बन गया टेम्परेचर देने के बाद। दूसरा पॉइंट क्या है? नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल चेंजेस कुछ भी नहीं। ये भी वाटर है, H2O मॉलिक्यूल है, ये भी H2O मॉलिक्यूल है, और ये भी आपका H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो वाटर का जो प्रॉपर्टी सॉलिड में होगा वही लिक्विड में होगा, और वही क्या होगा? वेपर फॉर्म में होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? नो न्यू मैटर आर फॉर्म। इसमें कोई भी नया पदार्थ जो है हमारा नहीं बना है, जो वाटर था वाटर ही है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है? रिवर्सिबल चेंज। ये रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल मीन्स यदि वाटर वेपर को हम कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और उस लिक्विड को फिर फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। इसी को बोला गया रिवर्सिबल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हमको 4 पॉइंट याद रखना। पहला क्या? चेंज इन फिजिकल कंपोजिशन या फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, नो न्यू मैटर आर फॉर्म, कोई नया पदार्थ जो है नहीं बन रहा है। चौथा पॉइंट, रिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में देखें कि सॉलिड है, वाटर सॉलिड फॉर्म में है, उसको यदि हम लोग गर्म करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर गर्म करते हैं तो वाटर वेपर फॉर्म में आएगा। वाटर वेपर है, उसको यदि कंडेंस ठंडा करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, उसको फिर फ्रीज करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आएगा। ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल चेंज। दूसरा क्या है? केमिकल चेंज। ठीक है। इसमें भी 3 से 4 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन या प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक कंपोजिशन या रासायनिक गुण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट, न्यू मैटर आर फॉर्म्ड, मीन्स नया पदार्थ बनेगा। तीसरा पॉइंट, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। इसका एग्जाम्पल लीजिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मीन्स दूध से दही बनना। दूध है, मान लीजिए ये दही में जम गया, दही बन गया। ठीक है। तो ये मेरा केमिकल चेंज है। अब इस पॉइंट को क्लियर करिए।
चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे दूध का केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और था, दही का केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है, बदल गया। दूसरा न्यू मैटर और फॉर्म, दूध मेरा किस लिक्विड फॉर्म में था, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में दही आ जाता है, नया पदार्थ बन गया मेरा दही। और ये इरिवर्सिबल चेंज है, अगर हम दही से दूध चाय बनाना तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज में हमको 3 पॉइंट याद रखना है। चेंज इन केमिकल कंपोजिशन या प्रॉपर्टी, मतलब पदार्थ का जो है वो केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। दूसरा न्यू मैटर और फॉर्म, नया पदार्थ बनेगा। तीसरा पॉइंट इरिवर्सिबल चेंज, मीन्स दूध से दही बन गया लेकिन दही से दूध हम नहीं बना सकते, इसी को बोला दही से दूध नहीं बनेगा, इसी को बोला गया इरिवर्सिबल चेंज। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के द्वारा गया एटम का सिद्धांत। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, सॉरी, ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट क्या है, एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एटम को हम दोबारा बांट नहीं सकते, या एटम को हम बना नहीं सकते, या एटम को डिस्ट्रॉय विनाश नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट, यदि किसी एक एलिमेंट का यदि हम एटम लेते हैं तो जितना भी एटम होगा वो क्या होगा, हाँ, सभी एस्पेक्ट में एक समान होगा, साइज में, मास में। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मैंने लिया एटम, ऑक्सीजन O2 का, तो इसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना भी एटम होगा वो सारा क्या होगा, साइज में और मास में क्या एक दूसरे के समान होगा। एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, यदि अलग अलग एलिमेंट का एटम लेते हैं तो वो क्या होगा, सभी एस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक है, और किसका लिए, ऑक्सीजन का लिए, तो दोनों का एटम एक दूसरे से सभी एस्पेक्ट में क्या होगा,
डिफरेंट होगा, अलग साइज होगा, अलग मास होगा, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये 4 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट और है वो मैं लिखाता हूँ, फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ। ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर जो है, पदार्थ जो है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एटम को हम जो है दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं, या उसको क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, या डिस्ट्रॉय, एटम को खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है। किसी भी एक एलिमेंट का जितना भी एटम होगा वो सब एक दूसरे में क्या होगा, एक समान होगा, साइज में, मास में, एटसेट्रा, ठीक है। और यदि दो डिफरेंट एलिमेंट का आइटम लेते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे सभी एस्पेक्ट में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, डाल्टन